जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद पे चर्चा कर रहे हैं और प्रीवियस की 2 क्लास में हमने जो है प्रगतिवाद के कॉन्सेप्ट पे बात की है और जो दूसरा क्लास था हमारा उसमें हमने केदारनाथ अग्रवाल जी के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं उन पे चर्चा की और इसके बाद उनकी जितनी रचनाएं करीबन 20 रचनाएं हैं और उसको हमने एक ट्रिक दिया आपको कि किस तरीके से अगर आप ऐसा प्रयास करें तो एग्जाम हॉल तक आपको जो है एलिमिनेट करने में थोड़ा सा सहूलियत होगा और आप अपने सटीक उत्तर पे पहुंच पाएंगे। और मैंने साथ ही ये भी आपको बताया कि प्रगतिवाद में आपको 5 बड़े रचनाकारों को पढ़ना है, जिनमें अगर आपको 2-3 रचनाकारों की भी रचनाएं याद होती है तो बड़े अच्छे से आप जो है एलिमिनेट करके उत्तर दे पाएंगे। उस क्रम में आज हम बाबा नागार्जुन पे बात करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रगतिवाद के दौर में इनकी लेखनी का इतना योगदान रहा है कि इनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हमने केदारनाथ जी की बात किया, समय उनका 1911 था और नागार्जुन जी का भी समय जो है 1911 से लेके 1998 ही रहा है। इनके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो बाबा नागार्जुन है, ये यात्री जो है नागार्जुन जी का पहला साहित्यिक नाम था। अगर ये देखें तो साहित्यिक नाम इनका क्या था? पहला साहित्यिक नाम इनका जो था यात्री था और ये संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से लिखते थे, यानी यात्री नाम से ये किसमें? संस्कृत में प्लस मैथिली में ये किस नाम से ये मतलब कि रचना करते थे? तो यात्री नाम से करते थे। लेकिन जब ये हिंदी में आते हैं तो नागार्जुन जी जो है हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते हैं, कविताएं लिखने लगते हैं। लेकिन इनका मूल नाम फिर भी ये नहीं है, मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र है। तो 3 चीजें हैं, यात्री नाम से ये संस्कृत और मैथिली, जब संस्कृत और मैथिली में साहित्य का अपना लिख रहे हैं तो वो कविताएं लिख रहे हैं तो संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से, हिंदी में जब वो लिख रहे हैं तो हिंदी में किस नाम से लिख रहे हैं? नागार्जुन नाम से। और मूल नाम क्या है इनका? वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन जी को प्रगतिवाद के शलाका पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और इनके बारे में बच्चन जी कहते हैं कि इनकी जो कविताएं हैं, वैसे तो बहुत ही क्रांतिकारी कविता रहता है इनका, लेकिन फिर भी बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को किस चीज की संज्ञा दी है? तो उन्होंने संज्ञा दी है नुक्कड़ कविता की। नुक्कड़ कविता की संज्ञा इनकी कविताओं को दिया गया है किसके द्वारा? बच्चन सिंह के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो ध्यान रखिए। और हाँ, ये बहुत बढ़िया राजनीति की समझ रखते थे, एक सजग, एक कह सकते हैं ना कि युग को बहुत ही चेतनशील बनाने वाले कवि थे। तो प्रगतिवाद के शलाका पुरुष क्यों कहेंगे? इनकी आप कविताओं को पढ़िए, इनकी कुछ कविताएं जैसे ये भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। बादल को घेरते देखा है, हरिजन गाथा। हरिजन गाथा को आप पढ़िए, बहुत ही क्रांतिकारी कविता है और चैनल पे मैंने करा रखा है। अकाल और उसके बाद समानता, ये बहुत सारे आयोग के माध्यम से इवन यूपीएससी वगैरह में भी लगा हुआ है सिलेबस में और हमने कराया भी है। और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कविता है। एक इनकी कविता है राम के प्रति करके, राम के प्रति। जो राम के प्रति है वो नागार्जुन जी की अगर देखें तो खड़ी बोली में, क्योंकि संस्कृत में भी लिख रहे हैं, मैथिली में लिख रहे हैं, तो राम के प्रति करके इनकी खड़ी बोली में प्रकाशित है पहली रचना। और राम के प्रति जो 1935 में, इसका समय भी है 1935 में ये छपा था। लेकिन ये जो साहित्यिक उस समय का साप्ताहिक पत्रिका था उसका नाम था विश्वबंधु। तो खड़ी बोली में छपा तो आपको पता होना चाहिए पहली है, तो विश्वबंधु में ये 1935 में छपा था। अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है इनका है, उसको नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा कि यही है हमारा घोषणा पत्र। एक तो बहुत महत्वपूर्ण इनका है, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा जरूर होगा, पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ क्या है? ये इनकी मैथिली भाषा में लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है। इसकी खासियत ये है ना कि इसमें 52 कविताएं संकलित है और ये कृति कब आया है? 1968 में। और इसकी खासियत ये भी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे जो है
साहित्य अकादमी से जो है पुरस्कृत भी किया गया है। तो बद्रीन नगनगाछ इनका मैथिली में है, 52 कविताएं संग्रहित है, 1968 में प्रकाशन में आता, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत इसको किया गया है। बाकी बहुत सारी चीजें इनके बारे में और भी है। इनके जैसे प्रेत का बयान कविता में नागार्जुन जी आजाद भारत की एक अध्यापक की यथार्थ दशा से परिचित कराते हैं। और हरिजन गाथा तो बहुत ही क्रांतिकारी कविता है। कभी आप चैनल पे विजिट करिए यूपीएससी वाले में, मेरे फोल्डर में, और हरिजन गाथा आप सुनिए। इसमें जो है इन्होंने दलितों की समस्याओं को कविता के माध्यम से बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक चित्रण किया है। एक इनकी कविता भस्मांकुर। भस्मांकुर क्या है? भस्मांकुर है खंड काव्य। इसमें खंड काव्य भस्मांकुर में इन्होंने भगवान शिव और पार्वती के संबंधों को उनके साधारण जो दंपति के रूप में देखा है। और इतना नहीं, इस कविता का शरीर जो है श्रृंगार रस का, लेकिन आत्मा करुण रस का है। तो नाम से भी भस्मांकुर में क्या है। और बरवे छंद में उन्होंने लिखा है। हरिजन गाथा तो बता ही रहे कि हरिजन गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। बादल को गिरते देखा है, अकाल और इसके बाद, ये कुछ कविताएं हैं जो मतलब कि आप ये देखिए कि लगभग जगहों के सिलेबस में लगे रहते हैं। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की प्रेम संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम क्या है? सिंदूर तिलकित भाल। ये विषय वस्तु भी पूछ लेता ना कि जैसे कौन सा खड़ी बोली में है, कौन किस विषय से संबंधी है, प्रेम संबंधी है। एक इन्होंने व्यंग भी किया है। व्यंग प्रधान में आओ रानी, इसको भी आपने सुना होगा। बहुत बढ़िया कटाक्ष किया इन्होंने। ब्रिटेन की महारानी की भारत आने पर नागार्जुन ने ये कविता लिखी, आओ रानी। तो इनके अलावा समकालीन कवि केदारनाथ अग्रवाल के बारे में हमने बताया था ना। तो ये इन्होंने, नागार्जुन जी ने अपने समकालीन कवि केदारनाथ अग्रवाल के लिए क्या लिखा था? एक कविता लिखा था। कौन सा कविता वो लिखा था? ओ जनमन के सजग चितेरे। हालांकि सबसे पहले हमने उन्हीं को पढ़ाया था। तो उन्होंने कहा ओ जनमन के सजग चितेरे। हमें पता ना कि उन्होंने राजनीति में और प्रकृति प्रेम दोनों से संबंधित कविताएं लिखी है। और बहुत ही क्रांतिकारी तौर पे उनको प्रगतिशील लेखक के तौर पे जाना जाता है। इनका सत्ता लोलुप और भ्रष्टाचार पे इन्होंने चना जोर गरम करके है। और तन गई रीढ़ यह तुम थी, नागार्जुन की प्रेम संबंधी। एक तो बहुत बढ़िया वात्सल्यपूर्ण है कि कैसे कोई ट्रक में जो है सामने से वो यात्रा कर रहा है और पिता जो है वो क्या नाम है, गुलाबी चूड़ियाँ अपनी बच्ची के लिए। तो एक वात्सल्य भाव उसमें दिखता है गुलाबी चूड़ियाँ में। तो अभी कभी आप पढ़ें कि वो गुलाबी चूड़ियों को कैसे देखता है, तो बड़ा वात्सल्यपूर्ण जो कविता है। तो इससे इनकी दृष्टि भी पता चलती है कि व्यंग प्रधान भी तेवर है। उनके अलावा जनचेतनशील कवि के तौर पे भी है। और बहुत ही दारुण दशा का भी बयां कर रहे हैं, जैसे हरिजन की समस्याओं को रख रहे हैं। तो प्रगतिशील जैसा कि सर्वहारा वर्ग के लिए पूरा एक युग ही चलता है, तो वो सारी चीज़ों को अपने कविताओं में कहीं ना कहीं समाहित कर लेते हैं बाबा नागार्जुन। बाकी इनके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां नामोर जी ने, बच्चन जी ने कहा है। नामोर जी ने तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें कही है। जैसे वो कहते हैं कि जो नागार्जुन जी है ना, वो शैली की खोज नहीं करते हैं। वो शैली की खोज नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो शैली की खोज नहीं करते, बल्कि शैली क्या होता है, स्वयं उनकी खोज कर लेता है। ये नामोर जी इनके बारे में कह रहे हैं। इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि इनकी जो भाव भूमि है, उनकी जो है काव्य भूमि है, इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो फीवर है, थोड़ा सर्दी है, इस वजह से। देखिए उनकी जो काव्य भूमि है वो क्या है? उनकी काव्य भूमि क्या है? विपुल है। इतना समृद्ध है ना, और विषम भी है। विपुल तो है लेकिन विषम भी है। सब नामोर जी कह रहे हैं। नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहाँ संस्कृत की सदी हुई पदावली मिलेगी, क्योंकि संस्कृत में भी लिख रहे हैं, मैथिली में लिख रहे हैं, और संस्कृत की सदी हुई पदावली मिलेगी, वहीं पर गवई रंग चढ़ा भी है। एक ही कविता में सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावली, छंद, लय सबका प्रयोग कर ले रहे हैं। और इतना कि छंदोबद्ध कविताओं में कहीं मैदानी नदी का संयमित प्रवाह, तो मुक्त छंद में पहाड़ी नदियों की चंचलता, एक साथ सारे। लोकप्रियता, कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य की जितनी सफलता से अगर कहें कि हल किया है, उतना सफलता से हिंदी के बहुत कम कवि कर पाए। तो देखिए नामोर जी को विशेष तौर पे आप इनके बारे में देखिएगा कि बाबा नागार्जुन के बारे में जो है नामोर जी ने काफ़ी स्टेटमेंट दिया। कभी आए तो विकल्प में आप इनको देख सकते हैं। एक प्रतिबद्ध हो, संबद्ध हो, आबद्ध हो, उनकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज के कल्याण के लिए तो है ही। अपने आप को व्यामोह से उबारने की खातिर भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें वह संबंध ना हो, राग से, द्वेष से, आस्था से, अनास्था से।
वह आबद्ध है स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजन के पलकों के कोर में। तीसरी चौथी पीढ़ियों के दंत्रित शिशु सुलभ हास में आबद्ध कविताएं अधिक संयमित है, सरस है, वर्षवर्षी, ऐसा बच्चन जी कहते हैं इनके बारे में। और पहाड़ी नदियों की चंचलता भी बच्चन जी कहते हैं इनके बारे में। ये है कि रामविलास शर्मा जी भी कहते हैं कि नागार्जुन जी जो है, जितने वो एक देखिए, रामविलास शर्मा जी कहते हैं ना कि नागार्जुन जी जो है, जितने वो क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं, उतने अचेत रूप से भी हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। उतने ही क्या है, वो अचेत रूप से भी है। मैनेजर पांडे कहते हैं कि नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। तो सोचिए कितने क्रांतिकारी प्रगतिशील के दौर के कवियों में रहे हैं। अब इनकी रचनाएं हैं तो मैंने जैसे आपको पिछले क्लास में याद कराया था, वैसा ही प्रयास होगा कि आप इनके सारी रचनाएं लगभग याद कर लें, क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल जी की भी सब महत्वपूर्ण है और इनके भी हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने कहा, जैसे हमने उनका देखा युग की गंगा, तो हमने वहाँ पे आपने देखा गंगा नदी बना दिया था, ठीक, कि ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ भी हम कुछ प्रयास करते हैं कि ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए। देखिए, वहाँ पे युग की गंगा है केदारनाथ अग्रवाल जी की, और इनकी युग की धारा। अब बताइए, केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे ये गंगा नदी है, और गंगा नदी में है तो क्या है, धारा ही तो होगा, युग की धारा। ये कह रहे युग की धारा। अगर युग की धारा है तो युग की धारा मतलब कि एक तरीके से ये दौर कौन सा है, प्रगतिशील दौर। प्रगतिशील दौर में अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो पंखों को सिमट के, यानी एक तरीके से अपने पंखों को फैला कर उड़ेंगे ना। अगर युग के साथ आपको इसी धारा में फ्लो में बहना, तो अपने पंखों को क्या करेंगे, फैला के उड़ेंगे, सतरंगी इंद्रधनुष की तरह पंखों को फैला के। तो युग की धारा में जो सतरंगों पंखों वाली है, वो अपने पंख को फैला के उस धारा में बह रही है। अब मैं मानिए कि ये युग की गंगा में, ये मान लो गंगा नदी है, धारा बह रही है, और इस धारा में बहने में, इस धारा के बहने में इमेजिन करो कि एक मछली है, ठीक है, थोड़ा सा मछली सही नहीं है। अब अगर मछली इस दिशा में बहेगी, अगर धारा के विपरीत चलेगी तो समय के साथ नहीं चल पाएगी, इसलिए धारा की तरफ चलना है। इसलिए ये ध्यान रखिए, ये जो मछली है, ठीक है, मछली सही नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है ये मछली है, तो मछली इसी धारा के अनुरूप बहेगी, यानी अनुकूल बहेगी। तो युग की धारा में जो ये सतरंगी पंखों वाली, यानी लाल पीली मछली जो होती है सतरंगी टाइप में, उसकी आंखें क्या है, प्यासी है, प्यासी है, पथराई है। और जब प्यासी पथराई आंखें है, क्योंकि वो तालाब की मछली है ना, प्यासी पथराई आंखें हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे लोग जो है इन पे भी जल जंगल सब पे कब्जा किए जा रहे हैं। तो ये बेचारी मछली जो है तालाब में ही रह के, तालाब की मछली है, और वो भस्म यानी आग की तरह क्यों जले जा रही है, क्योंकि आज के पूंजीवाद के समय में आप देखेंगे सारी चीजों पे कब्जा करण हो रहा है। तो ये प्यासी पथराई आंखों वाली मछली जो है, उसने कहा कि हमने तो देख लिया विप्लव, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली हाथ आएंगे और ये कोसों दूर चल के आएंगे हमें पकड़ने के लिए। पूंजीवाद का समय ऐसा कि वो किसी को भी रहने नहीं देंगे। और इस छाया में आखिर क्या कह दिया, भूमिजा रत्न गर्भ। रत्न यानी इमेजिन करिए कि इन मछलियों को पूंजीवाद के समय में लेके सप्लाई किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। ये इन्हीं का जमीन है, लेकिन इस जमीन से हटा दिया जा रहा है। तो एक मछली ये करिए हम धारा के अनुकूल चलेंगे। क्यों चलेंगे, युग की धारा के अनुकूल इसलिए चलेंगे क्योंकि हम जैसी मछलियों को हमने अपने विप्लव यानी अपने ऊपर सारी समस्याओं को देखा है। तुमने कहा था तुम्हारी बाहें जो है हजार हजार बाहें आएंगी, कोसों चलकर आएंगी, और आखिर हमें रत्न, एक तरीके से समुद्र का रत्न समझ के लेके जाएंगी, भूमिजा लेके जाएंगी। इसलिए हमें धारा के अनुकूल चलना चाहिए। तो युग की धारा सतरंगी पंखों वाली ये मछली है, उसकी आंखें पथराई है। क्यों,
वो भस्म की तरह जले जा रही है। वो मछली क्यों? क्योंकि उसने विप्लव देखा है, लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। तुमने कहा था तुम्हारे 1000 हाथ आएंगे, और कोरस यानी पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कोसों से तुम आए, और तुम्हारी छाया इस गुब्बारे की छाया में, इस गुस्से की छाया में, आखिर ऐसा क्यों कहा कि हम रत्न गर्भ हैं, और सारी चीजें तुम समुद्र की जितनी भी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितना आप उस संसाधन का दोहन कर सकते हो उसको सब निकाल के ले जाएंगे। तो आपको जब भी नागार्जुन जी की सारी रचनाएं याद करनी है, मेरी तरफ से यही ट्रिक है, आपको इमेजिन करना है एक नदी है, नदी के धारा में एक मछली चल रही है, उस मछली को आप देखिए कि मनुष्य कैसे कब्जा कर करा, उसकी आंखें पथराई है, उसने अपने ऊपर विप्लव को झेला है, देखा है, और फिर उसने तुमसे कहा, यानी तुम खड़े सामने हो तो तुमसे कह रही तुम्हारे 1000 हाथ आएंगे, कोसों से चल के आएंगे, और जब कोसों से आएंगे ना, उस छाया में हमको एक तरीके से, एक तुम्हारे छाया में हम एक खुशी नहीं मिले, खुशी नहीं मिलने वाली है, तो रत्न गर्भ धन समझ के तुम यहाँ से लेके जाओगे, ऐसा कुछ करके आप इनको ध्यान रख सकते हैं। युगधारा 53 में है, 59 में सतरंगे पंखों वाली है, 62 में प्यासी पतराई आके भस्मांकुर, 75 खिचड़ी विप्लव देखा हमने 80 में है। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, युगधारा का डेट आप ध्यान रखिए 53, सतरंगे पंखों वाली 1959 में है, प्यासी पथराई आंखें 1000 बाहों वाली 81, पुरानी जूतियों 83, 89 भूमिजा और रत्नगर, ये सारी रचनाएं हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखिए हमने यहाँ तक क्वेश्चन 700 तक देखा था, अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 10-20 क्वेश्चन। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ? पहले ही बता दिया था, इसमें कुछ सोचना है नहीं। 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में, और प्रगतिवाद यहीं शुरू हुआ। 35 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एम फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बना था। पहले ही क्लास में सब बता दिए हैं। भारत से डॉक्टर सज्जाद जाहिर थे, मुल्क राजा आनंद थे, पार्टिसिपेट किए थे। और 35 में ही इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये कहना किसका है? मतलब कह रहे हैं मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी जो व्यभिचार फैला वो घटेगा, ये कहना दिनकर उग्र नागार्जुन अज्ञेय किसका है? देखिए ये कहना किसका है? मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये कहना प्रमुख प्रगतिवादी लेखक नागार्जुन जी का है। बच्चन सिंह ने, मतलब नागार्जुन जी ने ये कहा है। और बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। कौन सा कवि है प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? अभी हमने बात किया था, केदारनाथ त्रिलोचन नागार्जुन हरिऔध जी नहीं है। ठीक, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली थी। लॉन्जाइनस, कार्ल मार्क्स, माओ सेतुंग, स्टालिन, सबसे पहले ही आपको बता दिया था कार्ल मार्क्स की प्रेरणा से। सैद्धांतिक आधार तो इन्हीं का है, द्वंदात्मक भौतिकवाद, है ना। और राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद कहलाता है, साहित्य में वो इसी चीज को प्रगतिवाद कहते हैं। हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन का शुरुआत अप्रैल 1936 लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ था। प्रगतिवाद का आरंभ हिंदी में कैसे हुआ? 36 प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? अब देखिए ध्यान से इसको देखिए और आप इमेजिन करिए हमने आपको बताया क्या है। वो मछली आपसे पूछ रही थी ना कि तुमने कहा था तुम्हारे 1000 बाहों वाले जब कोसों से तुम चल के आओगे रत्न गर्भ समझ के, और हम पे तुम्हारी छाया में हम खुश तो होंगे नहीं। उसकी प्यासी पथराई, तो आपको जब भी नागार्जुन जी की रचनाएं है तो मछली याद आनी चाहिए, मछली की पथराई आंखें याद आनी चाहिए। और जो आजकल लोग जो है इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, तो आपको इमेजिन करना है एक नदी के किनारे खड़े होके कि वो मछली देख रही है। अच्छा, ये चीज़ आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में ना, तो इन्वायरमेंट में एक यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। यूट्रोफिकेशन में बीओडी, बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन का जो होता है कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा आप वो चीज़ फैलाए जा रहे हो, तो यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण बहुत स्तर तक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो एक काई आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर कैसे काई पूरा पानी पे हो जाता है, तो उससे क्या होता है सूर्य की रोशनी अंदर नहीं जा पाता, जो जीव जंतु है, मछलियाँ वगैरह है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाता। ये सब हमारी गंदगी के देन है, मतलब हम लोग इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं, तो ये सब इसी वजह से हो रहा है। तो प्यासी पथराई आंखों से वो मछली देख रही है कि तुम साफ सुथरा तो करने आ नहीं रहे हो, तो ये युग की धारा के अनुकूल बहेगी, तुमसे क्वेश्चन करेगी, तुमने कहा था ना, तो प्यासी पथराई आगे तुम्हें सौंपता हूँ, ये नहीं है ना। तो अब देखिए आपको याद हो गया। ठीक, अगर आप जैसे बता रहे थोड़ा वैसे इमेजिन करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, रटेंगे तो नहीं याद होगा। तुम्हें सौंपता हूँ नागार्जुन का नहीं है बल्कि त्रिलोचन का है, तो नेक्स्ट हम त्रिलोचन जी का भी ले लेंगे।
अब बाकी त्रिलोचन जी का देखिए, गुलाब और बुलबुल दिगंत ताप के ताए हुए दिन। इसका मतलब देखिए, इससे आपको पता चला कि त्रिलोचन जी की भी रचना जो है क्वेश्चन में आया हुआ है एमबीएस में। उस जनपद का कवियों अरघान फूल नाम है, अनकहनी भी कुछ कहनी है। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? अब देखिए, केदारनाथ जी का आप पढ़ लिए हैं, ठीक, नागार्जुन जी का पढ़ लिए। केदारनाथ अग्रवाल, एक केदारनाथ सिंह, एक केदारनाथ अग्रवाल है। अब देखिए, आपको फंसाने के लिए क्या दिया है, केदारनाथ अग्रवाल को आपने पढ़ा है, सिंह को पढ़ा है, तो आपके पास विकल्प कौन बच रहा है? हमने जो है, जो रचना केदारनाथ सिंह यानी बसंती हवा कविता के रचयिता जो है केदारनाथ अग्रवाल है। इनकी अन्य रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते, आंख का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तो, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा जमुन जल तुम, बोले बोला बोल, जो शिलाएं तोड़ते आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें, खुले डैने, पुष्पित बसंत में प्रसन्न पृथ्वी। इनकी अन्य रचनाएं बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। बाकी हम लोगों ने ये सारे देख लिए थे, बसंती हवा भी है। रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रामकथा पर रश्मिरथी, आत्मजयी और कामायनी, भूमिजा। तो सीता जी पे हम लोगों ने देखा था ना, तो रामकथा पर आधारित काव्य किसका? भूमिजा है। भूमिजा खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन जी। ये क्वेश्चन दो टाइप में आ गया कि सीता जी का जिक्र किसमें हुआ है, और यहाँ पे पूछ दिया रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है, तो भूमिजा, भूमिजा खंड काव्य है नागार्जुन जी का। और बाकी रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर इनका हो गया दिनकर का, कुंवर नारायण का आत्मजयी, नचिकेता के जीवन पर, कामायनी महाकाव्य प्रसाद जी का। प्रगतिवाद साहित्य को स्व उद्देश्य मानता है। स्व उद्देश्यता का क्या मतलब है? प्रगतिवाद साहित्य को स्वोद्देश्य मानता है। स्वोद्देश्यता का अर्थ है किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार, किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना। स्वोद्देश्यता का मतलब होता क्या है? प्रगतिवाद साहित्य को स्वोद्देश्य मानता है। स्वोद्देश्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? प्रगतिवाद में प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, विद्रोही प्रवृत्ति से। देखिए, जनजीवन के बीच से लिया गया है। प्रगतिवादी कवि रांगे रागों ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? प्रगतिवादी कवि रांगे रागों इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखे हैं? वैसे इनकी 3 ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम वो भी करा देंगे। तो नरोत्तम जो है इनकी नहीं है, बाकी ज़्यादा इनका है नहीं। रांगे जी का अजय खंडर है ना, और जो है मेधावी है 47 में पांचाली है। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम अब तो आप पहचाने जाएंगे कौन है, ठीक है। रामविलास शर्मा, नागार्जुन जी, त्रिलोचन है। मतलब एक तरीके से प्रगतिवाद पूरा अपने हाथ में है। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखे। शीर्षक लिखे, अच्छा यहाँ पे है, हवा ना कहा, माझी ना बजाओ बंसी, बसंती हवा। अब बसंती हवा देखा था ना, ये प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की 2 कविताओं का शीर्षक ही है। माझी ना बजाओ बंसी पूछा गया, बसंती हवा। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, कहे केदार खड़ी खड़ी, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों हम लोगों ने नहीं देखा था। माझी ना बजाओ बंसी ये शीर्षक है, बसंती हवा। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन, तो ये तो कन्फर्म है 1936, और जो है प्रगतिवादी आंदोलन मुंशी प्रेमचंद जी। यात्री नाम से, तो यात्री नाम से तो हमने विस्तार में आपको बता दिया है। यात्री नाम से नागार्जुन यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। बाकी संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से रचना करते। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, है ना। और इनका एक खंड का भस्मांकुर है जो बरवई छंद में लिखा गया है। बाकी पथरीन, नगन, गाज कृतियों, क्योंकि 52 उसमें कविताएं संकलित है। 1968 में साहित्य अकादमी मिला। हिंदी में सोनेट का प्रयोग सबसे पहले, तो ये भी हमने बताया था, सोनेट का प्रयोग किसने किया था हिंदी में? सोनेट का पहला, सबसे पहले जो है त्रिलोचन शास्त्री ने ही सोनेट जो है सोनेट का प्रयोग सबसे पहले त्रिलोचन शास्त्री ने किया। और त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध में क्या कहा है? अवध का किसान कहा है। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनकी रचनाएं धरती उस जनपद का कवि अरघान। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे भी कर लेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष, अब देखिए सज्जाद जाहिर, प्रेमचंद सबकी बात किए थे। तो वैसे तो 36 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, और किसने किया था अधिवेशन की अध्यक्षता? मुंशी प्रेमचंद जी। और सज्जाद जाहिर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। नागार्जुन के निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? पथरीन, नगन, गाज जो था मैथिली में लिखा गया था 1968 में, इसी के लिए तो साहित्य अकादमी मिला था। बाकी शेष सभी रचनाएं भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं हैं।
तुम्हारी दंतुरित मुस्कान बेथक में भी डाल देगी जान। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? बाबा नागार्जुन की ये पंक्तियां हैं। बाकी सुभद्रा कुमारी चौहान का बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। हरिवंश राय बच्चन, वृद्ध भाव के अंकुरों की मैं आज बना लाया हाला, त्रिलोचन मुझे जगत जीव का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का ये कहना किस कवि के विषय में है? नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। इनके व्यक्तित्व में राहुल सांकृत्यायन और निराला का अमिट प्रभाव था। इन्हें मैथिली में यात्री कहते थे। इनके रचित उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948, पलचनामा 52, नई पौध 53, बाबा बटेसर 54, दुखमोचन 57, वरुणा के बेटे 57। तो कुल मिला के हमने जो है 25 मिनट का क्लास किया, लेकिन आपका जो है बहुत अच्छे से आज का जो बाबा नागार्जुन के पूरे कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए। बाकी आई थिंक 1 या 2 क्लास और होगा, पूरी तरीके से प्रगतिवाद कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करीबन हम 70-80 क्वेश्चन कर लेंगे। जितने क्वेश्चन है आप देख लें, और जितने 5 बड़े राइटर हैं उनकी सारी रचनाएं, उनके कॉन्सेप्ट सारे, मतलब आप ये समझो कि 2-3 घंटे में आपका पूरा प्रगतिवाद कंप्लीट है विथ पीवाईक्यू। ठीक है, ये एक साइंटिफिक तरीका है कि आप सबसे पहले राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में पूरी रचनाएं देख रहे हैं, थोड़ा ट्रिक समझ रहे हैं, फिर सारे पीवाईक्यू लगा ले रहे हैं, तो इससे आपके दिमाग में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जैसी भी प्रतिक्रिया देते रहिए और प्लीज़ थोड़ा सा शेयर वगैरह करते रहिए, जिसको भी क्लास समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।